आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 के संस्कृत का 2 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर का मैं आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाला हूँ, जो पूरा VVI क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन, और साथ में आपका लघु सब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाला हूँ, जो मैट्रिक में 16 नंबर का पूछता है। इस चैप्टर में से जो 2 चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम बतला रहे 2 चैप्टर, इस चैप्टर में से 4 से 5 प्रश्न पूछता है मैट्रिक में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो आज बिना समय गंवाते हुए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 नंबर कि मेघास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। याद रखिएगा, मेघास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर की पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पुष्पपुर है। पुष्पपुर या कुसुमपुर सुने होंगे, पहले पुष्पपुर है, ठीक है। तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का क्या नाम है? तो पुष्पपुर नाम है। अब पुष्पपुर नाम किस रचना में वर्णित है? तो पुतलिका रचना में वर्णित है, ठीक है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। जैसे कि आज दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जितना धूमधाम से उतना ही धूमधाम से ये गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में। कब? शरद ऋतु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र से पटना नाम, मतलब पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तब मध्यकाल में। मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र का नाम क्या हुआ? पटना हुआ, मध्यकाल में। अगला है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? याद रखिएगा, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? कुटनिम ताख्य काव्य के रचनाकार, कुटनिम ताख्य काव्य के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त है। B नंबर को उत्तर होगा आपका। कुटनिम काव्य के रचयिता कौन है? कुटनिम काव्य, जो कुटनिम ताख्य काव्य किसने लिखा है? दामोदर गुप्त ने लिखा है। अर्थात कुटनिम ताख्य काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। आपका B नंबर होगा, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने किस काव्य को लिखा है? कुटनिम ताख्य काव्य को लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो देखिए, यूनान का राजदूत था मेघास्थनीज। मेघास्थनीज यूनान का रहने वाला था। अब बाकी जो है फहयान है, ये चीन का रहने वाला था, जो 4वीं शताब्दी में भारत आया था। 4वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन? फहयान। फहयान चीन का रहने वाला था। फहयान चीन का, ह्वेनसांग भी चीन का रहने वाला था, और इत्सिंग चीन का। और इसमें जो मेघास्थनीज है, मेघास्थनीज यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा है। राजशेखर की रचना कौन है? काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो याद होगी आपको, पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव पटना में शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? D नंबर उत्तर होगा आपका, शरद ऋतु में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? भाई, पटना नगर की पालिका देवी पट्टन देवी है। कौन? D नंबर उत्तर होगा, पट्टन देवी। पटना नगर की पालिका देवी पट्टन देवी है। आज भी पट्टन देवी पटना में पूजी जाती है। और पूरे पटना की रक्षा कौन करती है? पटना की पट्टन देवी करती है। जिस प्रकार लंका की रक्षा लंकनी करती थी, लंकनी
उसी प्रकार पटना की रक्षा पटन देवी करती है और पटना में पटन देवी की पूजा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरस्वती का कुल गृहम कौन सा नगर था? तो सरस्वती का कुल गृहम पाटलिपुत्र था। कहने का मतलब है पाटलिपुत्र में शिक्षा और वैभव काफ़ी अति गौरवशाली था। और पटना को पटना जो पाटलिपुत्र है अर्थात पटना, ये सरस्वती का कुल गृह कहा गया है। ठीक। पटना के शिक्षा व्यवस्था को इंद्रलोक के राज से भी तुलना किया गया है। इंद्रलोक के राज के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम का अर्थ हुआ इंद्रलोक के समान स्थान। परिभूत पुरंदर स्थानम का अर्थ हुआ इंद्रलोक के समान स्थान। इंद्रलोक के समान स्थान किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया है कि पाटलिपुत्र को परिभूत पुरंदर स्थानम कहा गया है। ठीक है। ए नंबर उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। ए नंबर उत्तर होगा। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। और गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन सा गुरु है? तो 10वें गुरु है। कौन गुरु? 10वें गुरु है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि वैरेण्य वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी कथन है? भगवान बुद्ध ने कहा था कि वैरेण्य वैरस्य समनम असंभव, भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है। तो वैरेण्य वैरस्य समनम असंभव भगवान बुद्ध की कथन है। ऑप्शन नंबर बी बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? अर्थात किसके समय में पाटलिपुत्र अर्थात पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य पटना में था उस समय पटना की अर्थात पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा किसके काल में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार राज्य की। भाई बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना है। तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार राज्य की राजधानी है पटना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो भाई पटना शहर का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर सी नंबर होगा कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? पटना शहर का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? तो कुटनिम काव्य की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? ए नंबर उत्तर कुटनिम काव्य की रचना की है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव अर्थात लघुत्तरीय प्रश्न चालू है 20-30 शब्दों में। 2 अंक का होता है ये क्वेश्चन। आपका एग्जाम में 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 नंबर का लघुत्तरीय सिर्फ लघुत्तरीय। तो 2 चैप्टर में इसमें यहाँ मैं सिर्फ 2 चैप्टर का लघुत्तरीय बतलाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा जैसे कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें कि पटना में कौन कौन सा मुख्य मेन रूप से दर्शनीय स्थल है जहाँ से कोई भी व्यक्ति जैसे हम लोग ही अगर जाते हैं पटना में तो क्या क्या चीज़ का दर्शन करेंगे, वहाँ क्या क्या देखने लायक है। मैं थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा क्योंकि आप लोग को बहुत बेहतर से समझाना है, इसीलिए आप सब परेशान ना होकर इसको बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे। आपका क्वेश्चन रहेगा जैसे कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। तो देखिए उत्तर लिखिएगा पटना में अनेक मुख्य दर्शनीय स्थल है। जैसे देखिए संग्रहालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है
मौर्यकाली का अवशेष है, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा बढ़िया से कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें तो वहाँ देखने लायक संग्रहालय हैं, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकाली जितना मौर्य काल के समय के जितना अवशेष तो वो है, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। अगला नंबर क्वेश्चन रहेगा जैसे कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, तो इसका उत्तर सुनिएगा कि पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूल के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है, मतलब ये बातवा कहाँ लिखा गया है, पुतलिका रचना में लिखा गया है। पाटली ग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर या कुसुमपुर भी मिलता है, पुष्पुर या कुसुमपुर भी मिलता है। मैं आप लोग को बता दूं कि पटना कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराण में लिखा गया है कि पटना के आसपास में पूरा फूल की खेती होती थी, पूरा मतलब चारों तरफ फूले की खेती होती थी। तो वही फूलवा के आधार, चारों तरफ जो फूल होता था ना, वही फूल के आधार पर पटना को लोग पुष्पपुर कहता था। क्या कहता था? पुष्पपुर या कुसुमपुर कहता था, पुष्पपुर या कुसुमपुर कहता था। और संस्कृत में गुलाब के फूल को पाटल कहते हैं, संस्कृत में गुलाब के फूल को क्या कहते हैं? पाटल। तो यही पाटल शब्दवा से पाटलिपुत्र बना, यही पाटल शब्द से क्या बना? पाटलिपुत्र शब्द बना। ऐसा कहाँ वर्णन मिलता है? ऐसा पुतलिका रचना में मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये उत्तर हो जाएगा आप लोग का। आगे देखिएगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में उत्तर दे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो अब कहिएगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, मतलब गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म स्थान कहाँ? पटने में है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। सिख संप्रदाय के जहाँ जन्म हुआ, जहाँ जगहिया पर, उस जगहिया को गुरुद्वारा लोग भी कहते हैं, गुरुद्वारा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा कि प्राचीन ग्रंथों में, जितना प्राचीन ग्रंथ है उसमें पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो प्राचीन जितना ग्रंथ है उसमें पटना का पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र ये सब आदि नाम मिलते हैं। अभी हो जाएगा आपको, ये 2018 में पूछा था एग्जाम में। अगला है कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा ऐसा ना पूछ के अगर ऐसा पूछ दे कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन करता है जिसका उत्तर एक एक होगा। क्या होगा देखिए कि जैसे कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र अर्थात पटना को पाटलिपुत्र कह रहे। पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में, जितना नगर पृथ्वी पर बसा है उस सभी नगरों में सबसे श्रेष्ठ है। कौन? पटना सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं और कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का गृह भी कहते हैं, पटना को सरस्वती का गृह भी कहते हैं। दोनों क्वेश्चन अगर पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे दोनों में से, तो दोनों को उत्तर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा जो 2018 में ही पूछा था एग्जाम में कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आया हुआ था। तब मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग और इतसिंग आदि विदेशी यात्री कहाँ आया था? पटना आया हुआ था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? उत्तर होगा इसका, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य पटना में थे और अशोक थे तो उस समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था, किस प्रकार, कैसा, क्या उसकी प्रसिद्धि थी? तो चंद्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत अर्थात उत्कृष्ट थी। यह बहुत सुंदर नगर था। और बतला दे, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त तथा अशोक के समय में, तो अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो भाई पाटलिपुत्र का, ये तो आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र पटना में जब शरद ऋतु में
कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है ना, उसी प्रकार प्राचीन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है, अगर पूछे कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, 2018 में पूछा हुआ था एग्जाम में, तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहीं से पाणिनि, पिंगल, बेयाडी, वररुचि, पतंजलि, ये सब आदि ने ख्याति पाई है। पटना से ही अगला क्वेश्चन अगर पूछ दे कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है, कि जो पुराना ही पाटलिपुत्र है इसके शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है, जितना सारे लेखक है उसका क्या कहना है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, मतलब सरस्वती का घर था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। और राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, बेयाडी, वररुचि, पतंजलि आदि यहाँ ख्याति पाई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक बहुत महान केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर रहे कि भगवान बुद्ध थे उन्होंने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा, मतलब पटना का नाम पाटलिपुत्र कैसे पड़ा, इसके विषय में उन्होंने क्या कहा। अगर ऐसे न पूछ के अगर यही पूछे कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, ये क्वेश्चनवा जो हम बतला रहे, ये क्वेश्चनवा 2 साल लगता, मतलब 18 में या 20 में पूछ दिया है, बोर्ड में पूछा था कि भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा था। या ये ना पूछ के अगर यही पूछे कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा, तो ये दोनों को उत्तर नीचे देखिएगा, दोनों को उत्तर बतला रहे। दोनों में से कौन पूछे परीक्षा में, उत्तरवा यही होगा कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम में आए थे। ये आप पढ़े होंगे कि भगवान बुद्ध जिस समय जो पटना सबसे पहले पटना नहीं था, इसका पहले नाम था पाटलिपुत्र, इससे पहले नाम था पाटलिग्राम। तो भगवान बुद्ध पुराने काल में ही पाटलिग्राम में कई बार आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर हो जाएगा, परंतु यह नगर आग से, जल से, कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, 2018 में पूछा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तब पटना में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मगन होते थे, जैसे आज दुर्गा पूजा में होता है। मात्र 12 क्वेश्चन लघु प्रश्न बताया हूँ। आप इसको ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, इसे याद करते रहिएगा। और आगे आपको बतला रहे हैं कि मैं अब 3 चैप्टर कल लेकर आने वाला हूँ। जो अलस कथा होगा चैप्टर का नाम, उस चैप्टर में आप लोग को बहुत अच्छी तरह पहले व्याख्या कराऊंगा। अब व्याख्या मतलब उसका प्रत्येक संस्कृत का अर्थ बताऊंगा। अर्थ बताने के बाद उसका आपका ऑब्जेक्टिव तैयार कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव तैयार कराऊंगा। आपको पूरा बढ़िया से संस्कृत के समय में से तैयार कराने का मैंने संकल्प लिया है। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बेहतर अंक आ सके मैट्रिक में। और वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और मेरा भी हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now